बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 3 पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पेपर में बेटा अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मतलब क्वेश्चन आया या सेंट्रीपिटल फोर्स है तो दोनों को इसी आंसर में ही आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों के आंसर क्या हैं सेम है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। तो अगर हम किसी बॉडी को पुश करते हैं और बॉडी स्ट्रेट मूव करती है तो हम ये कहते हैं इसमें लीनियर मोशंस पाए जाते हैं। लेकिन अगर उसी बॉडी को या उस पत्थर को हम धागे से बांध लेते हैं और फिर उसको फेंकते हैं तो जो धागा है वो उस बॉडी को आगे जाने की बजाय सर्कल में बेंड कर देता है। तो धागे के ज़रिए जो टेंशन की फोर्स है वो उस बॉडी की स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में तब्दील कर देती है। तो वो फोर्स जो किसी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट कर देती है हम उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लिहाजा अगर पत्थर को धागे से बांध कर हम घुमा रहे हैं तो अगर हम हाथ से धागा छूट जाता है या टूट जाता है तो पत्थर जैसे धागे से अलहदा होगा वो एक टेंजेंट बना के सीधा मूव करेगा। यानी फ़र्ज़ करें अगर मूव कर रहा है यहाँ से निकलेगा तो यूँ चला जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो यूँ जाएगा। उसकी वजह यह है कि उसकी असल मोशन कौन सी थी, स्ट्रेट मोशन थी, लेकिन उसको इस धागे की टेंशन या खिंचाव ने बेंड करके किस पे रखा है, इस पाथ पे रखा है। तो जो फोर्स को बेंड करती है, ऐसी फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को बेंड करके कर्व पाथ में लाती है, उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ज़रा समझते हैं। द फोर्स which bends normally the straight path of the particle into circular path is called centripetal force। इसकी दूसरी डेफिनेशन यूँ भी हो सकती है, ए फोर्स विच कंपेल द बॉडी, जो बॉडी को मजबूर करती है टू मूव इन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स को जब डिस्क्राइब करते हैं तो ये फोर्स किसी और फोर्स से रिस्पॉन्सिबल पैदा होती है। तो थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि जब पत्थर को हमने धागे से बांध के घुमाना शुरू कर दिया है तो उसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है वो धागे की टेंशन से पैदा हो रही है। इसका मतलब टेंशन रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस स्टोन। अब सिमिलरली एक न्यूक्लियस है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है। तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की रिस्पॉन्सिबल कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पाई जाती है और वो उसमें क्या पैदा करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सूरज के गिर्द प्लानट सर्कुलर मोशन में होते हैं और वहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो सेंट्रीपिटल को पैदा करती है, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द सेंट्रीपिटल फोर्स इन द सोलर सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम रोड के ऊपर एक गाड़ी को चलता हुआ देखते हैं तो गाड़ी एक रोड के ऊपर टर्न लेती है, ज़ाहिर है बॉडी को या गाड़ी को वहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स रोड की फ्रिक्शन के ज़रिए हम उसे प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है अगर रोड के ऊपर कहीं फ्रिक्शन कम होगी तो वहाँ पे हमारे गाड़ी के उल्टने के या गिरने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ये कुछ एग्जाम्पल थी जो इसके मुतालिक हम समझना चाह रहे थे। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि कंसीडर ए बॉडी, हमने एक बॉडी को लिया है, वो स्टोन है फ़र्ज़ करें, धागे से बांधा हुआ है और मूव करता है फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग द सर्कल ऑफ रेडियस आर। यानी ये एक सर्कल है, उसका रेडियस आर है और उसके ऊपर एक बॉडी या स्टोन ए से बी तक क्या करता है, मूव करता है, जिसमें बेटा ओ ए रेडियस है, ओ बी भी क्या है, रेडियस है। ओ और ए और बी के दरमियान एंगल क्या बनता है, थीटा। ए से लेके बी तक जो कर्व नुमा पाथ है, कॉस नुमा पाथ है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एस। At the point A, its linear velocity is v1. At the point B, its linear velocity is v2. याद रखना है कि linear velocity at the given point always tangent, हमेशा टेंजेंट होगी और लीनियर वेलोसिटी अपने रेडियस के साथ एंगल 90 का क्रिएट करेगी, चूँकि टेंजेंट और रेडियस के अंदर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। लिहाजा v1 ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो v2 ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। इस किस्म की डायग्राम हम पहले क्या करेंगे, स्केच करेंगे। तो ये मैंने वो मेंशन कर दिया। अब वेलोसिटी v1 एट द पॉइंट बी, v2 वेलोसिटी एट द पॉइंट क्या होगा, b। एक ख्याल रखिएगा v1 और v2 बाई मैग्नीट्यूड इक्वल हैं लेकिन बाई डायरेक्शन बराबर नहीं है। तो v1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। एंड आर्क ए बी इज इक्वल टू एस। इसमें a से b तक के फासले का नाम क्या, आर्क है।
आर कॉस को कहते हैं, ऐसे कर्वनुमा पाथ है, इसको हम ए बी से शो कर रहे हैं। ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर, ये दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम फॉर द बॉडी टू मूव फ्रॉम ए टू बी, लेट से बॉडी ए से बी तक मूव करते जो टाइम यूज़ करती है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी। सो मालूम हमने ये सबसे पहले क्या करना है कि इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। एक्सेलरेशन का फार्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा वी हमें चाहिए और क्या चाहिए, डेल्टा टी। तो अगर हम एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं तो हमें डेल्टा वी और डेल्टा टी चाहिए। अगर ये दो फैक्टर मिल जाते हैं तो आसानी के साथ इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। अब टाइम कौन सा, जिसमें बॉडी ए से बी तक जाती है, ए से बी तक के फासले को किससे रिप्रेजेंट किया, एस से। किस स्पीड के साथ जाती है, वी से। तो फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी या टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। यानी ये हमने किस फार्मूले से इसको लेना है, ये एक फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी, इसमें से हम लेंगे टी इज इक्वल टू एस ओवर क्या होगा, वी। तो डेल्टा टी की कीमत इस इक्वेशन पुट करेंगे तो डेल्टा वी ओवर एस ओवर वी, और ये जो वी है ऊपर जाएगा तो वी डेल्टा वी ओवर एस, इक्वेशन नंबर क्या हासिल हो जाएगी, 2। ओके, अब क्या मालूम करना है हमने, डेल्टा वी, जो कि हम डेल्टा टी मालूम कर चुके। इसके लिए हमने एक नई डायग्राम स्केच करनी है। तो याद रखना ये जो डायग्राम आप बनाएंगे ये आपका अपना चॉइस है, जैसा मर्जी बना लें आप। ए पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, बी यहाँ ले लें, ए और पी जहाँ मर्जी ले लें। लेकिन जब ये डायग्राम डेवलप हो जाए तो नीचे वाली डायग्राम जो बनाएंगे वो इस डायग्राम से कॉपी करेंगे। कैसे, सबसे पहले मैंने ओपी लाइन ड्रॉ की है। ओपी लाइन किसके पैरेलल जाती है, V1 के। जिस सिमत में V1 जा रहा है तकरीबन उसी सिमत में आप किसको रिप्रेजेंट करेंगे, OP को। ओके, जिस सिमत में V2 जा रहा है उसी सिमत हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, OQ को। तो ये V1 साइड, ये V1, इन दोनों का उसके तकरीबन पैरेलल शो करना ज़रूरी होगा। फिर P से Q तक का नाम डेल्टा V, चूँकि चेंज है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल, दोनों के डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा V से। इस तरीके से एक ट्राइंगल डेवलप हो जाएगी। ट्राइंगल का नाम है POQ। अगर गौर करें तो यहाँ एक ट्राइंगल बनती है AOB, लेकिन इस ट्राइंगल की ये वाली साइड कौसनुमा है। जो कौसनुमा साइड है वो ट्राइंगल डेवलप नहीं करती। अब हमें उसमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि अगर हम इस पाथ को डायरेक्ट सीधा मिला दें तो फिर ये पाथ हमें इस ट्राइंगल की शेप दे सकता है। ये जो मैंने डॉट डॉट से सीधा पाथ दिखाया है, ये सीधी लाइन है जो कि ए और बी की कोस के दरमियान से ड्रा की गई। इसे कहते हैं कार्ड, उर्दू में वतर कहते हैं। और कार्ड की लंबाई सीधी होती है, आर्क की लंबाई जो होती है वो कर्वनुमा होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके मुताबिक इन दो ट्राइंगल के दरमियान चीज़ों की मुमासलत पाई जाती है। इस वजह से यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपस में बराबर है। तो हम कंपैरेटिवली इन दोनों ट्राइंगलों को आइसोसेलेस ट्राइंगल लेते हुए इनको कहते हैं, ट्राइंगल है AOB रेड लाइन के साथ और POQ लाइन्स, ये दोनों तकरीबन आइसोसेलेस होने की वजह से हम इन ट्राइंगल्स को इक्वली शो कर रहे हैं। इनमें क्या चीज़ इक्वलिटी होगी, इनकी रेशोस या स्लोप बराबर होगी। यानी जिनके अंदर सिमिलरिटीज़ है वो किस चीज़ की होगी, तो हम कहेंगे रेशो ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू रेशो ऑफ ट्राइंगल POQ। इन दोनों ट्राइंगल की रेशोस बराबर होगी। रेशो को बेटा स्लोप भी कह देते हैं, टेन भी कह देते हैं। और ये रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। टेन का सिंपल फार्मूला है परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इस ट्राइंगल का, परपेंडिकुलर बेस इस ट्राइंगल का। अब ज़रा देखते हैं AOB में बेटा थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो उसका नाम हो गया AB। अच्छा, इसका बेस क्या होगा, OA। तो AB बटा OA ये किस ट्राइंगल में से हमने लिया, इस ट्राइंगल में से। अब सिमिलरली आप उस ट्राइंगल पे चले जाएं, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन होगा, PQ, और इसका बेस क्या होगा, OP। तो क्या PQ और OP, ठीक। अब देखिए AB का नाम जो इस वक्त S रखा हुआ है वो तो कॉस का नाम है। तो जो AB कार्ड सीधी लाइन जा रही है जिसको मैंने रेड कलर्स की डॉट से शो किया है उसका भी कोई नाम हमारे पास मालूम नहीं है। इस वजह से फिलहाल AB को मैं AB ही रखूँगा क्योंकि मुझे कोई नाम मालूम नहीं है। OA किस नाम से रिप्रेजेंट है, रेडियस R से, इसलिए R लिख दिया। PQ किससे रिप्रेजेंट है, डेल्टा V से, डेल्टा V लिख दिया। OP किससे रिप्रेजेंट है, V1 से, और V1 और V2 किसके बराबर हैं, V के बराबर हैं। लिहाजा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, V। सो इक्वेशन नंबर क्या हासिल होगी, 3। अब इक्वेशन नंबर 3 इसलिए हमें रुक गई है, इसमें जो AB है इसकी कोई वैल्यूज़ हमें यह नाम मालूम नहीं है। अब ज़रा इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको चंद छोटे सी एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 पॉइंट समझाने के लिए। ज़रा आप गौर कीजिएगा बेटा। हम इसके 2 पॉइंट बनाते हैं। व्हेन टाइम इज़ लार्ज, एक बॉडी मूव करती है, हम उसको ज़्यादा वक्त देते हैं कि वो मूव करे। अगर बॉडी A पॉइंट पे खड़ी है और ज़्यादा वक्त हम देंगे तो वो चलते चलते बहुत दूर चली जाएगी, और जो उसका B पॉइंट होगा वो A से कहीं दूर जाके बनेगा क्योंकि हमने उसको टाइम ज़्यादा दिया।
ये ए हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया बी। उसकी इस रास्ते को कहेंगे कर्व आर्क, इस रास्ते को क्या कहेंगे कार्ड कहेंगे। अगर हम गौर करें तो वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आता है कि आर्क की लेंथ ज़्यादा है और कार्ड की लेंथ क्या है कम है। यानी एक ऐसा केस जिसमें हम टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो यकीनन ए और बी दूर दूर बनेंगे, बी पॉइंट दूर बनेगा ए से, जिसके नतीजे में आर्क की लंबाई ज़्यादा होगी और कार्ड की लंबाई क्या होगी कम। इस कंसेप्ट के मुताबिक पहला पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए। अब हम ज़रा समझाते हैं, अगर टाइम हम कम दें, लिमिट लगा दें टाइम की, तो फिर ए से चल के बी पे जाएंगे तो बी पॉइंट पहले बहुत दूर बन रहा था क्योंकि वक्त ज़्यादा दिया था, अब वो बी पॉइंट करीब बनेगा। तब मैंने लिखा व्हेन टाइम इज़ वेरी स्मॉल, फिर कंडीशन क्या होगी, देन ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब ए और बी क्लोज हो जाएंगे तो फिर ये आर्क होगी, ये क्या होगा कॉर्ड होगा। अब भी आर्क हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हो, मगर इनकी कुर्बत की वजह से अब आर्क का फासला तकरीबन कार्ड के क्या है बराबर है। इट मीन कि ऐसी सूरत में आर्क ए बी इज इक्वल टू कार्ड ए बी के बराबर होगा। और आर्क ए बी अगर कार्ड ए की बराबर है तो आर्क का नाम है एस, तो कार्ड का नाम भी क्या होगा एस। मगर ये कब होगा, जब ये शर्त पूरी होगी। इस शर्त के मुताबिक ये वहाँ नाम नहीं रखेंगे। इसका मतलब अगर हम आप इसको लॉन्ग टाइम पे कैलकुलेट करें फिर ये आंसर नहीं निकाल सकते। हम इसको इंस्टेंटेनियस पे निकालेंगे, लम्ही पे निकालेंगे, थोड़े वक्त के लिए निकालेंगे, तो फिर आप ये फार्मूला लगा के कह सकते हैं कि व्हेन टाइम इज़ वेरी स्मॉल देन बी एंड ए आर वेरी क्लोज टू ईच अदर्स, देन नियरली आर्क लेंथ इज इक्वल टू कॉर्ड लेंथ। और आर्क की लंबाई का नाम चूँकि एस है, लिहाजा कार्ड की लंबाई का नाम भी क्या होगा एस। तो हम रुके कहाँ थे कि इस ए बी का क्या नाम होगा, और ये ए बी क्या है कार्ड है। तो कार्ड का नाम हमें मालूम नहीं था, आर्क का नाम तो पहले से मालूम था। तो हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ कार्ड और आर्क बराबर हो गए, लिहाजा जो आर्क का नाम है वही किसका नाम है कार्ड का, और इसका नाम अब क्या रख सकते हैं एस। जब एस रख सकते हैं तो फिर फार्मूले के मुताबिक आर्क ए बी इज इक्वल टू एस, तो कार्ड और आर्क बराबर हैं तो ए बी का नाम क्या होगा एस। यही एस की कीमत यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा ए बी ओवर आर डेल्टा वी ओवर वी। ए बी की जगह क्या पुट कर दिया एस। अब डेल्टा वी निकालना चाहते हैं तो वी को इधर मल्टीप्लाई कर ले तो वी एस ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी। ये वो डेल्टा वी की कीमत हमें चाहिए थी जो यहाँ पे हम पुट करके आगे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। तो पहला काम हमने क्या किया बेटा, इसमें ए बी की वैल्यू लाई। जब ए बी की वैल्यू से तो वहाँ से हमने क्या निकाल लिया डेल्टा वी, और ये डेल्टा वी अब लेके जाना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 पे जो पहले हमने रोकी थी। ये देखो क्या है इक्वेशन, ए इज इक्वल टू वी डेल्टा वी ओवर एस। इस डेल्टा वी की जगह बेटा ये कीमत पुट करें, तो ये जब कीमत पुट होगी वी एस ओवर आर, तो यहाँ लिखेंगे वी स्क्वायर, वी मल्टीपल वी स्क्वायर एस ओवर आर। एस को आप एस से क्या कर दें कैंसिल, आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हासिल हुआ, वी स्क्वायर ओवर आर। ये वो एक्सेलरेशन है जो एलॉन्ग टेंशन काम कर रहा है। अब धागे के साथ जब आप इसको घुमा रही हैं तो टेंशन टुवर्ड्स सेंटर है, लिहाजा आपका सेंटीपीटल एक्शन टुवर्ड्स क्या है सेंटर है, क्योंकि ये जो टेंशन है यही रिस्पॉन्सिबल है आपकी सेंटीपीटल फोर्स की। तो सेंटीपीटल फोर्स किस सिमत में हम काउंट करते हैं, टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड्स क्या करते हैं सेंटर। एक्सेलरेशन फिर किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और दोनों एक ही सिमत में होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। इसी के मुताबिक अगर हम फोर्स की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अगर दोनों साइड से मैस ऑफ बॉडी से मल्टीप्लाई कर दें एम से, तो एम ए सी इज इक्वल टू दिस, और एम ए सी क्या होता है फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसी तरीके से हम इसको एंगुलर वेलोसिटी में लिखना चाहें तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। और आप जानते हैं कि ये सारे लोग कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है ये रिलेशन। v की जगह ये वैल्यूज पुट करें तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर से कैंसिल कर दें, ये ए सी आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। ये वाला एक्सेलरेशन है इन द टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये वाला एक्सेलरेशन है इन द टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये वाली फोर्स है इन द टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये वाली फोर्स क्या है इन द टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये भी सेंटीपीटल फोर्स है, ये भी सेंटीपीटल है, ये भी सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है, और ये भी क्या है सेंटीपीटल क्या है एक्सेलरेशन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन से मुताल्लिक था, जिसके अंदर हमने बेसिकली दो चीज़ें इकट्ठी ड्राइव कर ली, फोर्स भी और एक्सेलरेशन भी। तो पेपर में अगर एक्सेलरेशन आ जाए तब भी यही सॉल्व कर रहे हैं, फोर्स आ जाए तब भी यही सॉल्व करके एंड के ऊपर हम क्या निकालेंगे फोर्स। तो ये था आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लोग स्टडी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।